Hello everyone, this is Binay Maheshwari. Welcome to Educational Board. So in today's lecture, we're gonna discuss the third chapter of CMST, that is set theory. जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, that is set theory. चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी के साथ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट्स का मतलब क्या होता है। जी हाँ, सेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, सेट्स इज नथिंग बट it is a collection of it is a collection of well defined and distinct object। इसका कलेक्शन है सर, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। इसको समझते एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। समझ लीजिए, हमारे पास एक सेट है। किसका सेट है? वॉवेल्स का सेट है। ठीक है, वॉवेल्स का सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, वेल डिफाइंड है, वॉवेल्स इज वेल डिफाइंड। ठीक है, हमें पता है कितने वॉवेल्स होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। दैट इज हाउ मेनी वॉवेल्स? देयर आर टोटल 5 वॉवेल्स। वेल डिफाइंड है, सबके लिए वॉवेल सेम है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू है, किसी और के लिए कुछ और। वेल डिफाइंड है, इसमें जितने एलिमेंट्स है सारे डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। देख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू सारे एलिमेंट्स अलग अलग है। जी, ये वेल डिफाइंड है। इसे हम क्या कह सकते हैं? एक सेट कह सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर मैं और एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। समझ लीजिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। वेल डिफाइंड है। जी हाँ, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर क्या होता है हमें पता है। प्लस कंडीशन दे दी कि लेस देन 5 है, तो कितने नंबर हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर हो सकते हैं। क्लियर है? डिस्टिंक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। सारे एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स है। तो ये भी हमारा क्या है? एक सेट है। ठीक है, अब अगर यदि मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल कंट्रीज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल कंट्रीज की बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक चीज देखिए, ब्यूटीफुल ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल कंट्री है, समझ लीजिए न्यूजीलैंड। ठीक है, मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल कंट्री है न्यूजीलैंड। मे बी आपके हिसाब से ब्यूटीफुल कंट्री होगी स्विट्जरलैंड। ठीक है, किसी और के हिसाब से ब्यूटीफुल कंट्री होगी यूएई। किसी और के हिसाब से ब्यूटीफुल कंट्री होगी यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज देखिए, हर एक इंसान के हिसाब से, हर एक पर्सन के हिसाब से उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। किसी और के हिसाब से कि कोई और कंट्री ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ऐसा अगर यदि शब्द आ जाए हमारे पास, ब्यूटीफुल, मोस्ट, वेरी, इस टाइप का शब्द अगर हमारे पास आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। और जो नॉट वेल डिफाइंड होगा वो क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या है? सेट नहीं है। आया बात आपको समझ में कि सेट होता क्या है? सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर इसी में मैं कह दूं कि कलेक्शन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंट्रीज, ये एकदम सिंपल है। टोटल कितनी कंट्रीज है? जितनी कंट्रीज है उनके सारे नाम लिख दूंगा मैं, उनके सारे नाम लिख दूंगा मैं। तो वो सबके लिए एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। सबके लिए वो एक ही है। जितनी नंबर ऑफ कंट्रीज है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो दैट इज वेल डिफाइंड एंड दैट इज डिस्टिंक्ट। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं सेट। आई होप इट इज क्लियर।
अभी हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में जो हम लोग को यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिंबल्स, इम्पोर्टेंट सिंबल्स। ठीक है, पहला सिंबल है हमारा ये एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका? बिलोंग्स टू। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन को अगर मैं काट दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, फिर एक और सिंबल है कॉलन। ठीक है, कॉलन ले लो या एक स्लैश ले लो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं इसको? सच दैट। ठीक है, फिर एक और सिंबल है हमारा इस टाइप का कुछ। ठीक है, उल्टा ए उसको काट दिया, फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ऐसा सिंबल है उल्टा ई, जिसको हम लोग बोलते हैं देयर एक्सिस्ट। ठीक है, अब इस टाइप के कुछ सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि किस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट को। ठीक है, समझ लीजिए मेरे पास है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। जो पहला एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, देखिए हमेशा एक सेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? एक कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को। ठीक है, तो मान लेता हूँ मेरा जो सेट है वो ए सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की बात हो, कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या क्या वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए सबको मैंने सेपरेट कैसे किया? एक कोमा के साथ सेपरेट किया। अब इसको मैं डाल दूंगा इस करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इस करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का सेट। अब जो हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट, या आप इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। ठीक है, या हम लोग इसे मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, या मेंबर्स ऑफ सेट। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्म और क्या क्या होता है। ठीक है, दो टाइप के फॉर्म हम लोगों को पढ़ना है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अब जिस फॉर्म में मैंने लिखा है इसको, ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू, ये ए सेट को मैंने जिस फॉर्म में लिखा है इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म पे बोल सकते हो या टेबुलर फॉर्म पे बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी सेट को मैं एक और फॉर्म में लिखने वाला हूँ। देखिए हमारा सेट किसका? वॉवेल्स का सेट है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखूंगा एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज ए vowel of इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है? एक्स vowel of इंग्लिश अल्फाबेट।
ठीक है। अगर मैं एक सेट को इस फॉर्म में लिख दूं, इस फॉर्म में लिख दूं, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दूं, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। देखिए हमारे पास दो टाइप के फॉर्म होते हैं, दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और एक होता है जो हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है कि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर में हमारे पास क्वेश्चन रहता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट। अब देखिए, सबसे पहले दो टाइप को मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और दूसरा मैं ले रहा हूँ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक हो गया हमारा फाइनाइट सेट और एक हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा, फाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट में क्या होगा? फाइनाइट में क्या होगा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, collection of set which has countable elements, countable elements। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये एक ऐसा सेट है जहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, लेस देन क्या है? 5 है। ठीक है, काउंटेबल है, काउंटेबल है। लेस देन 5 कितने नंबर होंगे? 4 नंबर होंगे। ठीक है, मान लीजिए ए हमारा सेट है, लेस देन 5 है, तो एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, काउंटेबल है, सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इट इज अ collection of set, it is a collection of set which has, which has uncountable, uncountable elements। ठीक है, uncountable elements, इसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, तो लिख देता हूं मैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखा मैंने? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये मेरे को पता है कि जो नेचुरल नंबर है स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, एंड कहाँ तक होगा नहीं पता, एंड कहाँ तक होगा नहीं पता, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, एंड कहाँ पे होगा मेरे को नहीं पता। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सो नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानना है। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, दो सेट है हमारे पास, दोनों इक्वल कब होंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हो, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में भी प्रेजेंट हो। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 है, और जो हमारे पास बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 1। ठीक है, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3, बी सेट में क्या है? 2 3 1।
क्या ये दो सेट इक्वल है? सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे इक्वालिटी के लिए? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले चेक करेंगे। ए में कितने एलिमेंट्स है? एक, दो, तीन, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट्स है? एक, दो, तीन, ठीक है। ए में भी तीन एलिमेंट्स है और बी में भी टोटल तीन एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे जो ए में एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है या नहीं है। देखते हैं, ए में वन है, बी में भी वन है, ए में टू है, बी में भी टू है, ए में थ्री है और बी में भी थ्री है। जी हाँ, ए में जो एलिमेंट है बी में भी वो प्रेजेंट है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ए में अगर वन टू थ्री है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी में भी वन टू थ्री के हिसाब से अरेंज होना चाहिए, एलिमेंट सेम प्रेजेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्या ये इक्वल सेट है? हाँ बिल्कुल इक्वल सेट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एलिमेंट खुद भी सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट्स A and B are said to be equivalent if they have same number of elements। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास A सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है वन, टू, थ्री, और हमारे पास B सेट है, समझ लो इसमें एलिमेंट है एक्स, वाई, जेड, ठीक है। ए सेट में एलिमेंट क्या है? वन टू थ्री। बी सेट में एलिमेंट क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्री है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? थ्री है। अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उस सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ से देखिए एक और चीज निकल के आती है, क्या हम लोग क्या हम लोग इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज इक्वल सेट में भी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही होते हैं, तो हम लोग इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टाइप हम लोग बात करेंगे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट और नल सेट, ठीक है। नल सेट, नल सेट को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही है, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट containing only one element, only one element, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, समझ लीजिए टू, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट, क्लियर है। अब नल सेट क्या होता है? नल सेट क्या होता है? a set a set containing a set containing no element, a set containing no element, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते समझ लीजिए बी इज इक्वल टू वॉइड सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बी इक्वल टू समझ लीजिए एक सेट है फाइव, मतलब क्या हुआ इसका? ये क्या है? एक वॉइड सेट है, ठीक है। या तो हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिर्फ खाली ब्रैकेट, ठीक है। या तो फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे या सिर्फ खाली ब्रैकेट से, क्लियर है। दैट इज ओनली वो ब्रैकेट भी हमारा कैसा होना चाहिए? ब्रैकेट भी हमारा कैसा होना चाहिए? कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। अगर अगर हम लोग ऐसे लिखते बी इज इक्वल टू ये ब्रैकेट लिखे और इसके अंदर इस फाइव को डाल दे, इस फाइव को डाल दे, तो ये गलत है, तो ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है, समझ लो वो एलिमेंट फाइव है, ठीक है। तो ये नल सेट नहीं हुआ, तो ये नल सेट नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। दैट इज नॉट नल सेट, ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अगर यदि खाली ब्रैकेट है उसके अंदर फाइव को मत डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर नल सेट को रिप्रेजेंट करना है या तो आप सिर्फ फाइव लिखोगे या सिर्फ ये खाली ब्रैकेट, क्लियर है।
नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये अभी हम लोग को जानना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर सबसेट क्या होता है, सर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दोनों एक जैसा क्यों लगता है। तो इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, सबसेट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। क्या मतलब हुआ? एक ऐसा सेट है, ठीक है, जहाँ पे दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी रहते हैं, जहाँ पे दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी रहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी, दो सेट है हमारे पास ए और बी। क्या दिया हुआ है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हमारे पास दो सेट थे ए और बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, देन द सेट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू। समझ लीजिए हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है, हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट से समझ लीजिए 1, 2, 3, ठीक है। और हमारे पास दूसरा सेट है, समझ लीजिए बी सेट, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतने एलिमेंट्स। अब फिर से इसके डेफिनेशन की ओर जाते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, प्रेजेंट इन सेट बी, देन द सेट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, अब क्या ए के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 बी में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या ए बी का सबसेट है? तो क्या ए बी का सबसेट है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ए, ठीक है, ये होता है सबसेट का साइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या होता है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर से बता रहा हूं, डेफिनेशन देखिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, देन द सेट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, ए में हमारे पास एलिमेंट थे 1, 2, 3, बी में हमारे पास एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो क्या 1, 2, 3 बी में प्रेजेंट है? हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। समझ लीजिए मेरे पास सी है, ठीक है, सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, समझ लीजिए 3, 4, 5। और मेरे पास डी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4, 3, 5। ठीक है, 3, 4, 5, 4, 3, 5। क्या सी के एलिमेंट डी में प्रेजेंट है या नहीं है? जी बिल्कुल प्रेजेंट है। डेफिनेशन क्या कहता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, देन द सेट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, सी में 3, 4, 5 है, डी में 4, 3, 5 है। क्या सी और डी सबसेट है? जी हाँ, हम लोग लिख सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ डी। या आप ये भी लिख सकते हो डी इज द सबसेट ऑफ सी। जब हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स भी कहते हैं। देख सकते हैं सी में 3 एलिमेंट है, डी में 3 एलिमेंट्स है, तो सी इक्वल टू डी भी हम लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और चीज समझते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सॉरी, इन टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, in two sets A and B, B is a proper subset. B is a proper subset of A. B is a proper subset of A if all the elements of B are in A. ठीक है, सारे B के एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए? A में प्रेजेंट होने चाहिए। बट A contains at least one element that is not in B. क्या समझ में आया कि ए के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में प्रेजेंट नहीं होगा? देखते हैं। मान लो कि ए सेट में है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और बी में है 1, 2, 3, ठीक है, बी में है 1, 2, 3। तो बी में जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 क्या ए में प्रेजेंट है? जी हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट है।
बी में जो एलिमेंट है 1 2 3 क्या बी ए में प्रेजेंट है? जी बिल्कुल प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ क्या कहा है, बट ए कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन बी। अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, वो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस साइन से, ठीक है। बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सी और डी वाला जो केस था हमारा, ठीक है, सी सेट और डी सेट वाला जो केस था हमारा, इस केस में हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे पे क्या है, सबसेट है, एक दूसरे पे क्या है, सबसेट है। बट सी और डी का जो केस है सेट का, उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि सी और डी प्रॉपर सबसेट है। क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज हमारा जो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है वो क्या कहता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन बी। मतलब क्या हुआ कि सी और डी के जो तीनों एलिमेंट्स है वो सेम है। ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो डी में नहीं है, या डी का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो सी में नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कह सकते हैं, बट इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एवरी सेट, ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या हो कि हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है, हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ a इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक है, हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन एक है कि फाई इज द सबसेट ऑफ all the sets, phi is the subset of all the sets। जितने भी सेट रहेंगे, जितने भी सेट रहेंगे, फाई हर एक सेट का सबसेट रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। सर नहीं समझ, चलिए समझते कि एग्जाम्पल के, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास ए सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, एलिमेंट्स है इसके अंदर 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट, इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सबसेट कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं नंबर ऑफ सबसेट। 3 एलिमेंट है, देखिए कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले लिखूंगा 1, ठीक है, फिर लिखूंगा 2, ठीक है, फिर लिखूंगा
सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा। अब मैं इनके पेयर्स बनाऊंगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, फिर 1 और 3। रिपीटेशन नहीं करना, 1 और 2 हो गया तो ऐसा नहीं कि 2 और 1 भी लिख, रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है, 1 और 2, 2 1 एक ही चीज, ठीक है। दो दो के पेयर बन गए, अब 3 के पेयर बन गए, 1 2 3, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करना, 2 3 1 3 1 2 ये नहीं लिखना, 1 2 3 लिख लिया, यही है, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है, क्या बताया था मैंने, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। एक और क्या होगा, 5। क्लियर है, देख सकते हैं आप कि हमारा जो एक सेट था ए जिसमें एलिमेंट्स थे 3, उसके हम लोगों ने क्या बना दिए, नंबर ऑफ सबसेट्स बना दिए, ठीक है। 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, 8 सबसेट्स बने। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। पहला, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, यूनियन, यूनियन मतलब यूनिटी, मतलब इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, यूनिटी दिखानी है। देखिए हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, इसके एलिमेंट्स है। दूसरा सेट है बी, ठीक है, इसमें समझ में एलिमेंट्स है 3 4 5, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों सेट का क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन करना है, इन दोनों सेट को मिलाना है, ठीक है, इन दोनों सेट को मिलाना है, ठीक है। ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल होता है ऐसा यू, ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो देखिए पहले सेट में एलिमेंट्स क्या, 1 2 3 सारे लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। दूसरे सेट में एलिमेंट क्या, 3 4 5, 3 ऑलरेडी मैंने लिख दिया, 3 ऑलरेडी मैंने लिख दिया, दो बार नहीं लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, बिकॉज सेट के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 3 एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दो बार हम लोग नहीं लिखते सेट में। तो 1 2 3 बच क्या रहा है, 4 और 5, तो 4 और 5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यूनियन, ये हमारा बन गया यूनियन, दो सेट्स का यूनियन। क्लियर है, यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट है हमारे पास, उनको मिला दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या मतलब हुआ, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, या आप बोल सकते हो म्यूचुअल, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो म्यूचुअल। दो सेट है हमारे पास, दो सेट के बीच में क्या कॉमन है ये हमें बताना है, ठीक है। समझ लीजिए ए है, ए सेट है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, समझ लीजिए 3 4 5, ठीक है। अब हमें बताना है इंटरसेक्शन इन दो सेट्स का, मतलब इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है, उल्टा ही, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, इन दोनों सेट में 3 कॉमन है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन, तो लिख दिया 3। सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब कॉमन एलिमेंट हमें बताना है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिए ए सेट है मेरे पास, समझ लीजिए ए सेट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है मेरे पास 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 4 5 6 है, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है नहीं, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, 5। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं इनके बीच में। ठीक है, तो या तो 5 लिखिए या आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था खाली ब्रैकेट। क्लियर है, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है सर, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हो जानते हैं। समझ लीजिए ए सेट है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, और बी सेट है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट है समझ लीजिए 3 और 4। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट समझ लीजिए मेरे पास 3 और 4 है। 3 4 एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, समझ लीजिए 5। ठीक है, 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है इनका। इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। मतलब अगर मैं a माइनस बी करता हूँ, a माइनस बी करता हूँ, पहले देखिए a माइनस बी हम लोग लिखते हैं कैसे। अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है a माइनस बी, या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी। ठीक है, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि a सेट के अंदर, a सेट के अंदर b सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हटा। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए सेट है हमारे पास, उसमें से बी सेट के जो एलिमेंट्स है उनको आप हटा दो। ठीक है, उनको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो ए सेट के अंदर बी सेट वाले कौन से एलिमेंट्स है, देखो ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 3 4 5, तो कॉमन कौन से हैं, 3 और 4। तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दी तो बचे क्या, 1 2। क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी माइनस ए करता, बी माइनस ए करता, ठीक है, तो क्या होगा इसमें से, बी सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को हटा दो, बी सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को हटा दो। ठीक है, बी में 3 4 5 है, ए में 1 2 3 4 है, कॉमन क्या है, 3 और 4 है। ठीक है, जो ए में भी है, तो बचा क्या हमारे पास, 5। क्लियर है, क्लियर है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, ए माइनस बी अगर हम लोगों ने किया तो इसका मतलब क्या है, ए सेट के अंदर से बी सेट के जो एलिमेंट्स है उनको हटा दो। बी माइनस ए अगर हम लोगों ने किया कि बी सेट है हमारे पास, उसमें से ए सेट के एलिमेंट को हटा दो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स या सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और बाकी जितने भी सेट रहते हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, जितने भी और सेट रहेंगे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, क्या कहा था मैंने यूनिवर्सल सेट में, सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के अंदर, इतने एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक सेट आता है, समझ लिए ए सेट है। ठीक है, ए सेट है, इसके एलिमेंट्स है देखिए 1 2 3 4। ठीक है, देख सकते हैं कि ए हमारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है आराम से। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस ए सेट का हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखिए, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं ये देखिए, एक कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलता है, सिंपल है, जो भी यूनिवर्सल सेट रहेगा, जो भी यूनिवर्सल सेट रहेगा उसमें से ए सेट को माइनस कर दो, उसमें से
ए सेट को माइनस कर दो, सिंपल एकदम। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है, और ए में क्या है, 1 से लेके 4 तक एलिमेंट है। ठीक है, तो यू में से अगर हम लोग ए माइनस करते हैं, यू में से अगर ए माइनस करते हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, बचा क्या, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हमारे पास बचा। तो दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ लिया हमारे पास बी सेट है। ठीक है, समझ लिया हमारे पास बी सेट है। ठीक है, तो बी सेट में समझ लिया एलिमेंट है हमारे पास 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 8 तक, उसमें से 3 4 5 6 माइनस कर दो, क्या बचता है देखो, 1 2 7 8। so this is what complement of a set. I hope it is clear to everyone. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स। फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स कहने का मतलब क्या हो कि हमारे पास एक सेट है। ठीक है, हमारे पास एक सेट है। ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट से समझ लीजिए 1 2 3। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, टोटल 8 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, हाँ या ना। तो ये 8 सबसेट को भी हम लोग एक सेट के अंदर डाल देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट। क्या कहते हैं उसको, पावर सेट। देखिए कैसे बनाएंगे, P ऑफ ए, P ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले 1 2 3 जो एलिमेंट्स है इनका हम लोग क्या बनाएंगे, इनका हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो मैंने कहा था 5, सबसे पहले लिखेंगे 5 कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, इसलिए मैंने 5 पहले लिख दिया। ठीक है, फिर 1 2 3 सिंगल सिंगल एलिमेंट को पहले उठा लो, 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, फिर डबल डबल एलिमेंट्स को उठा लो, 1 2। ठीक है, 1 3। ठीक है, फिर 2 3। ठीक है, लास्ट में 1 2 3। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 सबसेट हो गए। ठीक है, अब क्या करना है इसको, इनको भी एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ठीक है, इनको भी एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब एक करली ब्रैकेट के अंदर इनको डाल दिया तो मतलब इनका भी एक और सेट बन गया, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पावर सेट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।